हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 10, 10वां और 100वां भाग। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि किसी भी चीज़ का, किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी आकार का 10वां और 100वां भाग होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चॉकलेट है और आपने उस चॉकलेट को 10 बराबर भागों में बांट दिया है। तो अब उस जो चॉकलेट का हर एक भाग होगा वह उस चॉकलेट का 10वां भाग होगा। अब इसी तरह अगर आप उस चॉकलेट को 100 भागों में बांट देते हैं तो उस चॉकलेट का जो हर एक भाग होगा वह उसका 100वां भाग होगा। अब ऐसे तो हम किसी भी खाने की चीज़ हो या फिर कुछ भी सामान हो आपके पास, आप उसको किसी भी गिनती में किसी भी संख्या में बांट सकते हो। पर यहाँ पर आपको यह एक उदाहरण दिया गया है कि 10वां और 100वां भाग। तो अब हम अपना आगे पाठ शुरू करते हैं। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे पेंसिल की लंबाई कितनी है। आपको क्या करना है, आपको देखना है आप भी जो भी पेंसिल इस्तेमाल करते हो उनमें से जो सबसे छोटी पेंसिल है आपको उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना है। यहाँ पे लिखा है, देखो, इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। अब उसके लिए आपको क्या करा है, एक यहाँ पे पेंसिल की एक फोटो भी दे दी है और आपको कहा है कि इसकी लंबाई आपको अंदाजे से लिखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अंदाजा लगाया है कि यह 3 सेंटीमीटर से कुछ थोड़ी बहुत लंबी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अंदाजा तो हमने लगा लिया, अब हमें देखना है कि हमारा अंदाजा सही है या फिर गलत है। तो इसे स्केल से मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। अब हमको क्या करना है, इस पेंसिल की स्केल से लंबाई नापनी है और हमको देखना है कि जो स्केल से हमने लंबाई नापी है वह लंबाई हमारे अंदाजे वाली लंबाई के सही मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो इसका मतलब हमारा अंदाजा अच्छा है और नहीं मिलती तो हमारा अंदाजा गलत है। अब कहा है कि हम देख सकते हैं कि अंजू के एक लेंस का उपयोग किया गया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। अब अंजू ने यहाँ पे क्या करा है, एक लेंस का उपयोग किया है जिससे पेंसिल बड़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अंजू कहती है कि यह 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है। आप देख ही रहे हो स्केल में हमें 3 सेंटीमीटर से आगे तक पेंसिल पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर से लंबी हुई और हमने अंदाजा भी लगाया था कि यह 3 सेंटीमीटर से कुछ थोड़ी बहुत लंबी दिख रही है। तो इसका मतलब हमारा अंदाजा अच्छा है। अब ये तो अभी तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसको आप अपने आसपास की वस्तुओं पे भी करके देख सकते हो। आपको कोई भी वस्तु लेनी है, पेंसिल ले सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो या फिर आप कोई किताब ले सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, उसकी अंदाजे से लंबाई देखनी है कि कितनी होगी और फिर स्केल से नापकर आपको देखना है कि आपका अंदाजा सही है या फिर गलत है। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं। आपने देखा होगा कि स्केल में हर संख्याओं यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंचने में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो इसका मतलब हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। अब कहा है तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि जो आपने स्केल में संख्याएं देखी हैं और उनके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उनको हम मिलीमीटर से पहचानते हैं। तो अब यहाँ पे अंजू कहती है, ओह, तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। अब यहाँ पर ये छोटी सी चींटी जो है स्केल पर अपनी देखो लंबाई नाप रही है और आप अगर देखोगे तो यह एक के बाद छोटी छोटी लाइनों पे यानी कि 3 लाइनों पर ही ये खत्म हो रही है इसकी लंबाई। तो यह छोटी चींटी कहती है, देखो मैं 3
mm लंबी हूँ, mm मतलब मिलीमीटर लंबी हूँ। अब बड़ी चींटी अपनी लंबाई नापती है, तो आप देखोगे कि यह 1 से लेके जो है 6 लाइन पे पहुंच रही है। तो यह कहती है पर मैं तो बहुत लंबी हूँ, 7 लाइन पर पहुंच रही है। तो वह कहती है कि 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर, यानी कि कितने मिलीमीटर हुआ? 7 मिलीमीटर। तो यह चींटी जो है 7 मिलीमीटर के बराबर है। अब आगे हम पढ़ते हैं, हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। यानी कि अगर आप जैसे हमने कहा कि 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को आप 0.1 सेंटीमीटर पढ़ भी सकते हो, और इसको आप ऐसे 0.1 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा है, तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर बराबर है। अब इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? अब आप ये देखोगे यहाँ पे कि छोटी सी पेंसिल है जो कि स्केल के ऊपर रखी हुई है, आपको इसकी लंबाई नापनी है। तो आपने देखा कि यह छोटी छोटी लाइनों में 6 तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब यह 6 मिलीमीटर है। अब कहा है इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? तो अगर 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 6 मिलीमीटर 0.6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी 0.6 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेंढक। क्या तुमने मेंढक देखे हैं? तो हाँ, हमने मेंढक देखे हैं, सभी लोगों ने मेंढक देखे होंगे। कहाँ? तो आप लोगों ने मेंढक कहाँ देखे हैं, आपको वह यहाँ पे लिखना है। और अधिकतर हम लोगों ने जो मेंढक है वो सड़कों पर हम देखते हैं, या फिर हम पार्क में देखते हैं बरसात के टाइम पे। तो मतलब अधिकतर हमें मेंढक देखने को मिलते ही हैं। फिर पूछा है, तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? अब आपने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने जो है 2 तरह के मेंढक देखे हैं, तो मैं लिखूंगी 2 तरह के मेंढक देखे हैं। अब पूछा है, क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपने छोटे मेंढक देखे होंगे, बड़े मेंढक देखे होंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि अलग अलग मेंढकों की लंबाई भी जो है वो अलग अलग ही होती है। अब है यहाँ 2 मजेदार उदाहरण हैं। अब आपको क्या है, नीचे देखो 2 मेंढकों के उदाहरण दिए हैं, एक है गोल्ड मेंढक, एक है बुल मेंढक। तो पहले हम पढ़ते हैं गोल्ड मेंढक के बारे में। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। अब देखो, ये जो मेंढक है आपको बताया है कि दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। तो और इसकी लंबाई आपको बताई है 0.9 सेंटीमीटर। अब कहा है कि आपकी छोटी उंगली में ऐसे कितने मेंढक बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपकी उंगली की लंबाई पर निर्भर करता है कि उस पर कितने मेंढक बैठ सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरी छोटी उंगली की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर 3 सेंटीमीटर की मेरी छोटी उंगली है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 3 मेंढक बैठ सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको अपनी उंगली की लंबाई देखकर बताना है कि आपकी छोटी उंगली पर कितने ऐसे मेंढक बैठ सकते हैं। अब दूसरा मेंढक है बुल मेंढक, पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। अब ये जो बहुत बड़े मेंढक हैं उनमें से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है।
अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 30.5 सेंटीमीटर। अब आगे आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल है 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यह कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो हमें पता था, हमें बताया गया था कि 1 मिलीमीटर बराबर में 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ 0.9 सेंटीमीटर होगा 9 मिलीमीटर के बराबर। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। सही है ना? तो हाँ, सही है कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। अब कहा है तो 30.5 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो अब देखो 30.5 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो हमें इसमें पता चल रहा है कि 30 जो है वो पूरे सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर। और दशमलव के बाद हमें दिया है 5, तो दशमलव के 5 का मतलब वो जो छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो, तो इसको हम लिखेंगे 5 मिलीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अब कहा है ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? तो अब हम ये कैसे करेंगे? आपको पता है कि 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर के होता है, और 100 को अगर हम 30 से भाग करें तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 30.3। हमने भाग क्यों करा? क्योंकि हमें पूछा है कि ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मेंढक जो है वो 30.5 सेंटीमीटर का है। तो हमने क्या करा? 100 सेंटीमीटर को 30 से भाग करा, जिससे कि 30.3 आया। तो इसका मतलब 3.3 आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मीटर के स्केल पर जो है 3 या 4 मेंढक बैठ सकते हैं। अब कहा है कि अगर वह एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? तो ये भी आप इसका भी हम क्या करेंगे कि 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हो जाएंगे? 1000 मिलीमीटर। तो अब हमने देखा कि जो मेंढक है वो 9 मिलीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे? 1000 को 9 से भाग कर देंगे। तो जब हमने भाग किया तो हमें संख्या मिली 111.11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कतार में जो है हम ये कहेंगे कि 111 मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। अब है आगे हमारा सवाल, अभ्यास का समय। कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और कितनी मिलीमीटर या फिर कितने सेंटीमीटर है? तो सबसे पहले आपको कैसे बताना है? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी हमने जब ये स्केल पे नापा तो हमने देखा कि 2 सेंटीमीटर के बाद कील जो है वो 9 मिलीमीटर तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है। अब हमको क्या करना है? इसको सेंटीमीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर में हम क्या लिखेंगे? 2.9 सेंटीमीटर। अब इसी तरह आपको इस भिंडी की लंबाई बतानी है। तो पहले हम बताएंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो हमें पता चला कि जो भिंडी की लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है। अब हमें क्या करना है? इसे सेंटीमीटर में लिखना है। तो सेंटीमीटर में हम इसे कैसे लिखेंगे? 9.3 सेंटीमीटर।
अब अगला कार्य है आपका, इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और 3 की लंबाई में अंतर पता करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोमबत्ती 1 की लंबाई पता करनी है और फिर मोमबत्ती 3 की लंबाई पता करनी है, और फिर उस लंबाई को पता करने के बाद उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है वह यहाँ पे आप लिखेंगे। अब है आपका आगे कार्य कि अंदाजा लगाओ और रंग भरो। उससे पहले आपको देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक तालिका दी हुई है और आपको क्या करना है, लंबाई लिखनी है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, और फिर लिखनी है लंबाई सेंटीमीटर में। तो मोमबत्ती 1 जो है उसकी लंबाई हमने देखी कि 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है। अब इसको हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे 2.9 सेंटीमीटर। अब हमें मोमबत्ती 1 की लौ की लंबाई नापनी है। तो जब हमने उसकी लौ की लंबाई नापी तो वह है 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं मोमबत्ती 2 पर। तो आपको ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसको दोहराने के लिए, समझने के लिए आप इसको करेंगे तो स्केल से खुद भी नाप कर लिखेंगे। तो हमने अब मोमबत्ती 2 की जब लंबाई नापी तो हमने देखा कि 4 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में लिखना है। तो 4.9 सेंटीमीटर। अब हमें मोमबत्ती 2 की लौ की लंबाई नापनी है। तो उसकी लंबाई है, पहले हम उसमें देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो 1.9 सेंटीमीटर। अब मोमबत्ती 3 की लंबाई नापते हैं तो इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई सेंटीमीटर में लिखनी है तो वहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, 6.0 सेंटीमीटर। अब मोमबत्ती 3 की लौ की लंबाई नापेंगे तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो 1.9 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको कहा है कि मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। तो हमने देखा कि जो मोमबत्ती 3 है वह 6 सेंटीमीटर की है और जो मोमबत्ती 1 है वो 2.9 मिलीमीटर की है। तो आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर 2.9 सेंटीमीटर को आप घटा कर दोगे। तो जब हमने इसको घटा करा तो हमें जवाब मिला 3.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अंतर कितना हुआ, 3.1 सेंटीमीटर। अब हम आगे का कार्य करते हैं, अंदाजा लगाओ और रंग भरो। बिना नापे नीचे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। अब आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी पर आपको लाल रंग करना है। पहले आपको ये जो जितनी भी डंडियां दी हुई हैं आपको अंदाजा लगाना है कि 1 सेंटीमीटर की कौन सी होगी, या फिर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी कौन सी होगी, और फिर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी कौन सी होगी, और जो इनके लिए रंग दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे करोगे। तो जैसे कि आपने देखा, जब आपने अंदाजा लगाया कि यह डंडी 1 सेंटीमीटर से छोटी होगी तो आप उस पर क्या करोगे, लाल रंग कर दोगे। फिर जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी होगी उस पर आप नीला रंग करेंगे। फिर जो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी होगी उस पर आप हरा रंग करेंगे। और फिर आखिरी में
जो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच की डंडी होगी उस पर आप नारंगी रंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, अंदाजे से भी इसको आप बिना नापे करेंगे अंदाजे से, और फिर आपको जांच करनी है कि आपका अंदाजा सही था या फिर गलत था। अब है अंदाजा लगाओ, बनाओ और नापो। इन चीजों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाजा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। किसके चित्र का अंदाजा ज़्यादा अच्छा था। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उसका नाप दिया है। तो आपको बिना स्केल से अंदाजे से उस लंबाई का यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनानी है और अपने दोस्त को भी अपने साथ बिठा के उससे भी यह कार्य करवाना है। फिर जब आप अंदाजे से यह सब चीज़ें बना लेंगे तो आपको स्केल की मदद से अपनी बनाई हुई चित्र की भी लंबाई नापनी है और अपने दोस्त के चित्र की लंबाई भी नापनी है। और फिर आपको यह जांच करना है कि किसके चित्र की लंबाई सही है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी। उसके बाद आपको बनाना है लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल। फिर आपको बनाना है 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 11 सेंटीमीटर एक अंदाजा लगा के गिलास बनाएंगे और फिर उसके अंदर आपको 5 सेंटीमीटर की लंबाई तक पानी बनाना है। फिर अगला है 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी। फिर है 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल। अब देखो 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल आप कैसे बनाओगे, इसके लिए आप एक धागे की मदद ले सकते हो, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो घुंघराले बाल होते हैं वो घुमावदार होते हैं। अब घुमावदार जो चीज़ होगी उसकी लंबाई आप स्केल से तो नाप नहीं पाओगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले बना दोगे, फिर उसको आप एक धागे से नापोगे और फिर उस धागे को आप स्केल पर नापोगे कि आपका अंदाज़ा सही है या फिर गलत है। तो यह कार्य आप अपने दोस्त के साथ मिलकर करोगे, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा यह कार्य। अब आगे है, हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, ए या बी। हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ अंदाजे से देखना है। तो देखने से जो है हमें रेखा बी लंबी लग रही है। अब तो मैंने अब इसको क्या करना है, अब मैंने अंदाजा लगा लिया, तो मैंने देखा कि मुझे अंदाजे से रेखा बी लंबी लग रही है। अब मुझे इसे स्केल से नापना है। तो जब मैंने स्केल से नापा तो मैंने देखा कि जो ए रेखा है वो 4.6 सेंटीमीटर और रेखा बी जो है 4.6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही रेखाएं बराबर है। तो हमारा अंदाजा गलत निकला। तो इसीलिए कहा है कि हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कई बार होता है कि हमें चीज़ें देखने में वो कुछ इस तरीके से रखी होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उनका आकार कुछ इस तरीके का होता है कि हमें देखने में लगता है कि वह बराबर हैं, या फिर हमें लगता है कि वह छोटी बड़ी हैं, पर वह उस तरीके की नहीं होती, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा है। अब कहा है कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, सी या डी। हर रेखा को नापो। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। अब यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे ये दोनों रेखाएं जो हैं एक बराबर लग रही हैं। अब आपको भी देखना है कि आपको ये बराबर लग रही हैं या फिर नहीं। अब मैंने क्या करा, अपना अंदाजा जांचने के लिए इनको स्केल से नापा। अब जब मैंने स्केल से नापा तो दोनों की लंबाई 3.2, तो इसका मतलब इस बार हमारा अंदाजा जो है वो अच्छा निकला है।
इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपके घर में, आपके आसपास या स्कूल में या फिर आप कहीं भी जाते हो, आपको कोई वस्तुएं लगती हैं जो कि एक बराबर लग रही हैं आपको, तो आपको क्या करना है, उसको नापना है, चेक करना है। यह कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हमारे पढ़ाई से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जो कि हमें कुछ खेल की तरह लगते हैं। तो आप यह इसको ऐसे कर सकते हो। अब है किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ये जानवर दिए हुए हैं और आपको पूछा है कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। इन जानवरों को देखो, अंदाजा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछों को नापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। तो जब हमने अंदाजा लगाया तो हमें देखने से पता चला कि जो बंदर है उसकी पूंछ हमें सबसे लंबी लग रही है। और जब हमने इनको नापा तो हमें सबसे लंबी पूंछ बंदर की ही मिली। अब छिपकली की पूंछ जो है वो 1.7 सेंटीमीटर है। अभी हमने क्या करा है, हम इन सबको नाप रहे हैं स्केल से, और जब स्केल से नापा तो छिपकली की पूंछ 1 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर यानी कि 1.7 सेंटीमीटर। फिर चूहे की पूंछ 1.3 सेंटीमीटर, बिल्ली की पूंछ 1.2 सेंटीमीटर, कुत्ते की पूंछ 0.8 सेंटीमीटर यानी कि इसको हम 8 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। फिर बंदर की पूंछ 2.2 सेंटीमीटर। फिर हमें यहाँ पे एक सूअर भी दिया है, उसकी पूंछ है 1.0 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको कहा था कि हमें देखने से लग रहा था कि बंदर की पूंछ सबसे लंबी है। अब जब हमने स्केल से नापा तो भी हमने देखा कि हाँ, हमारा अंदाजा सही निकला कि बंदर की पूंछ सबसे लंबी है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूंछ जो है घुमावदार है, घूमती हुई है। अब इसे हम स्केल से कैसे नापेंगे, तो वही जैसे कि हम पहले करते आए हैं, हम एक धागे का इस्तेमाल करते हुए इनकी लंबाई निकालेंगे और फिर नापेंगे। अब बोला है सबसे लंबा नोट। 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। अब स्केल से इसे नापो। अब आपको क्या करना है, एक 100 रुपए का नोट लेना है और आपको अंदाजा लगाना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। अब अंदाजा लगाने के बाद आपको स्केल से वह लंबाई नापनी है और देखना है कि आपका अंदाजा सही है या फिर गलत है। तो मैंने जब एक 100 रुपए का नोट लिया तो मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और जब मैंने उसे नापा तो मैंने देखा कि उसकी लंबाई जो है 15.5 सेंटीमीटर थी। तो इसी तरीके से आपको भी यह कार्य करना है। अब है आगे का कार्य। अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ। अब आपको क्या करना है, आपने कुछ और वस्तुएं लेनी हैं। उनमें क्या करना है, आपको पहले अंदाजा लगाना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। फिर आपको स्केल से नापकर उसका सही नाप लिखना है। उसके बाद आपको उन दोनों लंबाइयों में जो अंतर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब कुछ चीज़ें आपको नीचे यहाँ पर दी हैं, तो आपको उनकी लंबाई पता करनी है। तो सबसे पहले आपको दिया है 100 रुपये, ये तालिका दी है जिसमें कि चीज के लिए आपके लिए स्तंभ बना है। फिर है सेंटीमीटर में तुम्हारा अंदाजा, जिसमें कि आपको लंबाई भी बतानी है और चौड़ाई भी। फिर सेंटीमीटर में तुम्हारा नाप। अब आपको क्या करना है, इस वाले स्तंभ में आपको स्केल से नाप कर लिखना है लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो अब कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद बाकी का आपको पूरा खुद करना है। अब जैसे कि हमें सबसे पहले दिया है 100 रुपये का नोट। तो 100 रुपये का नोट जो है, मैंने मान लीजिए अंदाज़ा लगाया कि इसकी लंबाई 16.0 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मैंने कहा 7.0 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करना है, अंदाजे की लंबाई और चौड़ाई तो मैंने लिख दी। अब मुझे
स्केल से नाप कर इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। तो जब मैंने स्केल से नापा तो लंबाई निकली 15.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकली 7.3 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से आपको आगे करना है। 10 रुपए के नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाना है और फिर स्केल से नापकर आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं बाजार में। अब देखो बाजार में ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अंडा है। अंडे की हमें कीमत दी है 2.50 रुपए का, जिसको कि हम 2.5 रुपए का भी कह सकते हैं। और फिर हमें एक ये पर्स दिया है जो कि 120.50 रुपए का बताया है। फिर एक हमें पेन दिखाया है जो कि 6.50 रुपए का है। हमें फिर एक ये दिखाया गया है, एक ये फूल के जैसा जो कि हमें घड़ी लग रही है। इसकी जो हमें कीमत है वो दी है 567.25 रुपये। फिर हमें एक साबुन दिखाया है जिसकी कीमत है 8.75 रुपये, जिसका मतलब होगा कि 8.75 रुपये। फिर हमें एक माचिस दिखाई गई है जिसका हमें कीमत दी है 0.50 रुपये, जिसको कि हम 50 पैसे भी कह सकते हैं। फिर हमें चप्पल दी गई है जिसकी कीमत हमें 32.99 रुपये बताई गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं। इस अनोखी कीमत को देखो, 32.99 रुपये, पर जब हम उन्हें 33 रुपये देते हैं तो वह हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। यह 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है ना? अब आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसका मतलब हर एक पैसा जो है वो उस रुपये का 100वां भाग हुआ। तो इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। इसे लिखा जाता है 0.01 रुपये, यानी कि आप 1 पैसे भी लिख सकते हो और 0.01 रुपये भी लिख सकते हो। इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखते हैं। अब पूछा है माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? तो हमें यहाँ पे ऊपर हमने देखा है कि 50 पैसे की लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 50 पैसे। अब दूसरा सवाल है माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती है? या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2.50 पैसे। तो आपको पता है कि 50 पैसे की एक है, तो अब आप क्या करोगे कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आप 50 पैसे जो हैं इनको आप जोड़ोगे 5 बारी, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो 2.50 को भाग करोगे 0.50 से। तो जब आप इसको भाग करोगे तो आप देखोगे कि जवाब आएगा 5। तो इसका मतलब हुआ कि हम 2.50 पैसे में माचिस की 5 देखा कि 6.50 को हमने 2 से गुना किया तो हमारे पास संख्या बनी 13 रुपये, और कन्नन के पास 15 रुपये हैं, तो इसका मतलब कन्नन 2 कलम खरीद सकता है। अब वह कहती है लड़की यहाँ पे, क्या मैं 13 रुपये में 2 कलमें खरीद सकती हूँ? तो अभी हमने देखा कि हाँ, क्योंकि एक कलम 6.50 रुपये की है, तो इसको हमें उसको 2 कलम खरीदनी है, और वो पूछ रही है कि 2 कलम 13 रुपये की आएंगी या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है 6.50 जमा 6.50। तो हमने देखा 13 रुपये हुए, तो इसका मतलब है 13 रुपये में 2 कलम खरीद सकती है। तो यहाँ पे पूछा है 2 कलमों का दाम है। हमने देखा 2 कलमों का दाम कितना है 13 रुपये।
क्या वह 2 कल में खरीद सकती है? हाँ, वह 2 कल में खरीद सकती है। अब हमारा अगला कार्य है अभ्यास का समय मिलान करो, जो कि हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक आप इस पाठ को जो है अच्छे से पढ़िए, दोहराइए। तो अब हम हमारा पाठ 10वां और 100वां भाग आगे शुरू करते हैं। तो हमें शुरू करना है अभ्यास का समय मिलान करो। हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। अब देखो यहाँ पर जो है हम रुपयों को 3 तरीकों से लिखते हैं। वही 3 तरीके से जो है यहाँ पर एक पीले बॉक्स में लिखा है, एक हरे बॉक्स में और एक गुलाबी बॉक्स में लिखा है। तो आपको क्या करना है, इनको मिलाना है कि कौन सा एक दूसरे से मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हमें दिया है 1/2 रुपया, तो आपको बताना है कि यह किससे मिलता है। अब आपको पता है कि 1/2 रुपया को हम 50 पैसे भी कहते हैं और 0.50 रुपया भी कहते हैं। तो इसलिए इसका मिलान आधा रुपया का मिलान होगा 50 पैसे से और 0.50 रुपया से। अब हमें बताना है कि 1/10 रुपया किससे मिलता है, हम उसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/10 रुपया को हम 10 पैसे और 0.10 रुपया के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपको बताना है 5/100 रुपया। तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जो है यहाँ पे वही लिखा है कि 100 पैसे और ऊपर जो लिखा है 5, तो इसलिए ये लिखा है 5/100 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि यह 5 पैसे हैं। अब इसको हमें रुपए में लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.05 रुपया। इसके बाद है 3/4 रुपया। तो 3/4 रुपया को हम 75 पैसे भी लिख सकते हैं और 0.75 रुपया भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 99/100 रुपया। 99/100 रुपया का मतलब एक तो होगा 99 पैसे और उसका दूसरे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.99 रुपया। अब आखिरी का हमारा है 1/4 रुपया। 1/4 रुपया का मतलब हो गया कि 1 रुपये का जो 4 हिस्सों में बांटा है तो उसका एक हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा। तो आपको पता ही है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे का 1/4 हिस्सा होगा 25 पैसे। और 25 पैसे को अगर हमें रुपए में लिखना हो तो हम लिखेंगे 0.25 रुपया। अब ये यहाँ पे हमने मिलान कर लिया है। आगे हमारा कार्य है रंग बिरंगे डिज़ाइन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बॉक्स बना है जिसके अंदर अलग अलग रंगों से जो है बहुत सारी ये लाइनें बनी हुई हैं। अब आपको इनसे जुड़े कुछ सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल है, इस कागज का कितना भाग नीला है? तो हमने देखा कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर 10 स्तंभ बने हुए हैं जो कि 10 बराबर हिस्सों में बटे हैं। तो और हमने जब देखा कि जो नीला भाग है वो एक भाग है सिर्फ यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि 10 में से एक भाग नीला है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10 भाग। अब पूछा है इस कागज का कितना भाग हरा है? तो हमने देखा कि 10 में से 3 भाग हरे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10 भाग हरा है। अब पूछा है कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है? तो 0.2 भाग का मतलब होगा कि
यहाँ पर 2 भाग पूछा है कि कौन सा रंग ऐसा है जो कि 2 भाग को ढक रहा है। अब इसको या तो हम 2/10 भी लिख सकते हैं या फिर हम 0.2 भी लिख सकते हैं। तो आपको बॉक्स में देखने से पता चल रहा है कि जो पीला रंग है वो 2/10 भाग को ढक रहा है या फिर 0.2 भाग को ढक रहा है। अब यहाँ पे बताया है कि अरे नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा था कि जो नीला भाग है वो 1/10 है। तो 1/10 को अगर आप हल करोगे यानी कि 1 को 10 से भाग करोगे तो आप देखोगे कि संख्या जो है 0.1 आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नीला भाग या तो आप इसको 1/10 भी कह सकते हो या फिर 0.1 भी कह सकते हो। अब आगे है, दूसरे कागज को देखो, हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है। कुल मिलाकर कितने खाने हैं? अब देखो, पहले तो बॉक्स में क्या था कि 10 स्तंभ में उसको बांटा गया था। अब उन्होंने क्या करा है कि जो हर एक पट्टी है उसके अंदर भी 10 बराबर खाने बना दिए हैं। अब आपको पूछा है कि कुल मिलाकर कितने खाने हैं। अब हमें पता है कि स्तंभ में 10 खाने बने हुए हैं और जो कुल स्तंभ हैं वो 10 बने हैं। तो इसका मतलब 10 गुना 10 100 खाने। तो इस जो दूसरा कागज है इसमें कुल 100 खाने बने हुए हैं। अब हमें पूछा है कि क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है? तो हाँ, क्योंकि इस पूरे कागज को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसलिए जो हर एक खाना है वो कागज का 1/100 भाग होगा। अब पूछा है कितने नीले खाने हैं। तो हमने देखा कि जो एक स्तंभ है जिसमें कि नीला रंग हो रखा है उसमें 10 खाने बने हुए हैं, तो 10 नीले खाने हैं। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है? हाँ, क्योंकि कुल 100 खाने हैं जिसमें से कि 10 खाने नीले रंग के हैं, तो इसलिए नीला हिस्सा 10/100 होगा। हमने अब आगे कहा है कि हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है। हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा। अब उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने खाने के बारे में बात नहीं की है, अब उन्होंने जो नीला पूरा हिस्सा है यानी कि जो नीला स्तंभ है उसके बारे में बात की है कि वह जो है वो पूरे कागज का 1/10 हिस्सा है। और 1/10 को हमने ऊपर पढ़ा था कि हम 0 भाग भी लिख सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा है, क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 बराबर में 1/10 बराबर में 0.10 और बराबर में 0.1। तो आप ये बताओ कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो हाँ, ये सही है। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें दिया है 10/100, तो जब आप इसको हल करोगे तो हमने देखा कि जो 100 की एक ज़ीरो है उससे 10 की एक ज़ीरो कट जाएगी। उसके बाद आप 1 को 10 से भाग करोगे, तो 1 को 10 से भाग नहीं, जब हमने 0 से 0 काट दी तो हमारे पास बचा 1/10। अब हमने जब 1/10 को हल किया तो हमारे पास संख्या आई 0.10। अब आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा, आप लोगों को आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया भी होगा कि दशमलव के बाद अगर पहली संख्या के बाद 0 होता है तो उसको हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो 0 ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए 0.10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे मान सकते हैं। सोचो, क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? तो इसमें आपको पूछा है कि
मान लीजिए क्या हम मतलब जो 10 पैसे हैं उसको आपको क्या लिखना है, रुपए का क्या आप 0.1 हिस्सा लिख सकते हो? तो हाँ, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 रुपए में जो है 100 पैसे होते हैं और 10 पैसे 100 रुपए का 1/10 हिस्सा होगा। और जब हम 1/10 को हल करेंगे यानी कि 1 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 0.10। और अभी हमने पढ़ा ही था कि 0.10 ज़रा 0.1 के बराबर होता है, तो इसलिए यह सही है, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, कितने खाने लाल हैं? यह कागज का कौन सा भाग है? तो जब हमने ऊपर कागज में हमने ये लाल खानों को गिना तो हमने देखा कि 15 खाने जो हैं वो लाल हैं। अब आपको बताना है कि यह कागज का कौन सा हिस्सा है। तो कागज में कुल 100 खाने हैं जिसमें से कि 15 खाने लाल हैं, तो यह कागज का 15/100 भाग है। क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? हाँ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप 15/100 को हल करोगे यानी कि 15 को जब आप 100 से भाग करोगे तो आप देखोगे कि संख्या 0.15 ही आएगी, तो इसलिए हम 15/100 को 0.15 लिख सकते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे कहा है कि संकेत आपके लिए दिया है कि याद है हमने कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखा था। तो अब आपको एक और ये बॉक्स में कहा है कि परेशान मत हो, 0.10 और 0.1 बराबर हैं। याद रखो कि यह 50 पैसे और 0.50 रुपया और 0.5 रुपया भी है। अब देखो यहाँ पे आपको, ताकि आप परेशान ना हो या फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको यहाँ पे 2 तरीकों से बताया है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब आगे कहा है कि अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0. कितना भाग काला है? तो हम इसको लिखेंगे 0.03 भाग काला है। यह आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, 3 को 100 से भाग करना है। जब आप 3 को 100 से भाग करोगे तो आपके पास संख्या आएगी 0.03। अब आगे है, इस कागज में सफ़ेद रंग के कितने खाने हैं? तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में सफ़ेद रंग के जितने भी खाने हैं उनको आपको गिनना है। तो जब हमने गिना तो हमने देखा कि सफ़ेद रंग के खाने 22 हैं। अब पूछा है कि दूसरे कागज का कितना हिस्सा सफ़ेद है? अब आप देखोगे कि दोनों बॉक्स में सिर्फ यह फ़र्क है कि उसमें स्तंभ, पहले वाले बॉक्स में हमें स्तंभ बना के दिए हैं और दूसरे बॉक्स में हमें खाने बना के दिए हैं, लेकिन जो सफ़ेद रंग के लिए जगह इस्तेमाल हुई है वो दोनों में बराबर हुई है। तो दूसरे बॉक्स में जब हमने देखा कि सफ़ेद रंग के 22 खाने हैं 100 में से, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि जो दूसरे कागज का जो हिस्सा है वो 100 खानों में से 22 खाने सफ़ेद हैं, तो हम इसको कहेंगे कि दूसरे कागज का 22/100 हिस्सा सफ़ेद है। अब आगे आपको कहा है कि अपने डिज़ाइन बनाओ। अब आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने अपने तरीके से कुछ भी, आप किसी भी रंग को कितने खाने में करके उससे आप अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको इसमें लेकिन कुछ कार्य दिया है जिसमें कि लिखा है, इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मज़ेदार डिज़ाइन बनाओ।
अब आपको यहाँ पर जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस बॉक्स के अंदर 100 खाने हैं, जिसमें से कि आपको 0.45 भाग में लाल रंग करना है। तो 0.45 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 45/100 भाग। 45/100 का 100 भाग का मतलब क्या हुआ कि कुल 100 खानों में से आपको 45 खानों में लाल रंग भरना है। अब दूसरे बॉक्स के लिए आपको कहा है 4 रंगों का उपयोग करो, हर रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना चाहिए। अब इसमें आपको अलग तरीके से डिज़ाइन करने को कहा है, जिसमें कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई से 4 रंग लेने हैं जिनका कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब उनको इस्तेमाल आपको इस तरीके से करना है कि इस वर्ग का 0.5 भाग ढकना चाहिए, यानी कि आपको 100 में से 100 खानों में से 5 खानों पर रंग करना है और हर एक खाने के लिए आपको 5 वर्ग इस्तेमाल करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस। मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। टीना, जिसने कि 3.5 मीटर जो है कूदा है। फिर है मीना, जिसने 4.5 मीटर कूदा है। फिर है रेहाना, जिसने 4.50 मीटर कूदा है। फिर है अन्नू, जिसने 3.05 मीटर कूदा है। फिर है अमीना, जिसने कि 3.35 मीटर कूदा है। अब आपको यहाँ पे कहा है कि टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। पर अन्नू कितना लंबा कूदी, तो आपको अन्नू का बताना है और उसके लिए हमें दिया है 3.05 मीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि लंबी कूद में कौन जीता। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि सबकी जो कूद है वो कितनी है और फिर हम बताएंगे कि सबसे लंबी कूद किसकी थी। तो हमने देखा कि जो रेहाना है उसने 4.50 मीटर की कूद लगाई है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रेहाना जीती है। अब आपको कहा है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखो। तो आपको देखना है जिसने सबसे लंबी कूद लगाई होगी, जिस सबसे ज़्यादा जिसकी दूरी होगी लंबाई, वो पहले स्थान पर होगा। तो हमने देखा कि रेहाना की जो कूद है वो सबसे लंबी थी, यानी कि 4.50 मीटर। तो रेहाना ही पहले नंबर पर होगी। अब हमें देखना है कि दूसरे नंबर पर किसकी लंबी कूद है, तो वो मीना की है, जो कि 4.05 मीटर की है। अब हमें देखना है कि तीसरे नंबर पर कौन रहा, तो तीसरे नंबर पर टीना रही, क्योंकि टीना जो है 3.50 मीटर की लंबी कूद लगाई है। अब हमें आगे करना है, क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। तो हाँ, ये आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे कार्य में आता है जहाँ पे कि हम ये बार बार याद करते हैं, बार बार याद हमें दिलाया जाता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग है। हम 1 सेंटीमीटर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.01 मीटर। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है। तो यहाँ पे देखो
1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का 1/100 भाग है। तो जब हमने 1 को 100 से भाग किया तो संख्या आई 0.01, जिससे कि हमने 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो इसलिए हम 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर भी लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा है मीटर में लिखें। यहाँ पे देखो आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिख के दी है संख्या, लेकिन आपको इसे मीटर में बदलकर लिखनी है। तो सबसे पहले हमें दिया है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब हमें इसे मीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे 3.45 मीटर। अब उसके बाद हमें दिया है 99 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में लिखेंगे 0.99 मीटर। इसके बाद है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कैसे लिखेंगे? 1.05 मीटर। अब है अगला कार्य, तुम कितने बड़े हो सकते हो? क सांस छोड़ने के बाद 1.92 मीटर और लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर। अब आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ लंबाई नापते होंगे तो कभी कभी आप सांस लंबी लेकर अपनी जो लंबाई है उसको ज़्यादा लंबा करके दिखाते होंगे, या फिर कोई ऐसी ढीले से ऐसी खड़ा रहता है, झुककर खड़ा रहता है तो उसकी लंबाई कम दिखती है। तो यहाँ पे वही करा है कि एक तरफ तो उसने सांस छोड़ने के बाद लंबाई नापी है तो वहाँ पर वह 1.52 मीटर है। फिर जब उसने लंबी सांस लेने के बाद नापा तो 1.82 मीटर लंबाई है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अंतर देखने के लिए 1.82 मीटर में से 1.52 मीटर को घटा देंगे। तो हमने देखा कि जो अंतर आया है वो आया है 30 सेंटीमीटर का। अब अगर हमें 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो हम उसे लिखेंगे 0.30 मीटर। अब है अपने लिए करो और अंतर पता करो। अब आपको क्या करना है, ये खुद यहाँ पे करना है कि आप पहले सांस छोड़ने के बाद अपनी लंबाई नापेंगे, फिर सांस लंबी लेने के बाद अपनी लंबाई नापेंगे और फिर जो उन दोनों का अंतर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब है ख सवाल, 2 मीटर की लंबाई तक पहुँचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखो ये लड़की जो अपने भाई की लंबाई नाप रही है और वह उसको कह रही है कि 2 मीटर की लंबाई तक पहुँचने के लिए उसे जो है 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो दिनेश की लंबाई कितने मीटर है? अब हमें यहाँ कहा है कि 2 मीटर में 45 सेंटीमीटर कम है। अगर 45 सेंटीमीटर और होते तो दिनेश की लंबाई 2 मीटर हो जाती। तो हमें क्या करना होगा? 2 मीटर में से हम 45 सेंटीमीटर घटा देंगे। और ये हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर बराबर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर में से 45 सेंटीमीटर को घटा कर देंगे। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई 155 सेंटीमीटर। अब हमें जो है 155 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो हम उसे लिखेंगे 1.55 मीटर, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में ही बतानी है दिनेश की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। अब है अभ्यास का समय। अलग अलग देशों के पैसे। अभी आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि जितने भी देश हैं सारी जगह पर अलग अलग तरह के नोट, अलग अलग तरह के पैसे, रुपए और सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो उसी के बारे में यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? तो आप सभी लोगों ने या तो अपने सामने पे देखा होगा, और सामने पे जिसने नहीं देखा है तो टीवी पर तो सबने ही देखे होंगे कि दूसरे देशों में अलग तरह के नोट व सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। अब है शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदलें तो। अब यहाँ पे देखो शिवम बैंक ने एक तालिका बताई है और उसमें बताया है कि अगर हम अपने देश के पैसों को दूसरे के देश के पैसों से बदलें तो हमें कितने रुपए मिल सकते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हमें दिया है कोरिया, जहाँ पर कि वॉन बोला जाता है पैसे को, और वहाँ का जो एक वॉन है वो हमारे भारत के 0.04 रुपए के बराबर है। फिर है श्रीलंका का 1 रुपया, जिसके लिए SL लिखा है, वो भारत के 0.37 रुपए के बराबर है। फिर है नेपाल, तो नेपाल का जो 1 रुपया है वो भारत के 0.63 रुपए के बराबर है, यानी कि आप इसको 63 पैसे भी बोल सकते हो, इसके बराबर है। अब है हांगकांग, तो हांगकांग का जो $1 है वो भारत के 5 रुपए 10 पैसे के बराबर है। फिर है दक्षिण अफ्रीका, जिसमें कि रैंड यूज़ किया जाता है, तो 1 रैंड भारत के 5 रुपए 18 पैसे के बराबर है। फिर है चीन, जो चीन का 1 युआन भारत के 5 रुपए 50 पैसे के बराबर है। फिर है USA, तो UAE में दिरहम यूज़ किया जाता है, जो कि 1 दिरहम भारत के 10 रुपए 80 पैसे के बराबर है। फिर है USA, तो वहाँ का जो $1 है वो भारत के 39 रुपए 70 पैसे के बराबर है। फिर है जर्मनी, तो जर्मनी का 1 यूरो भारत के 58 रुपए 30 पैसे के बराबर है। फिर है आखिरी में इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो पाउंड है वो 1 पाउंड भारत के 77 रुपए 76 पैसे के बराबर है। अब हमें देखो इसके नीचे लिखा है कि यह कीमतें 15/2/2008 की है, यानी कि ये जो तालिका है ये बहुत ही पुरानी है। इसके बाद अभी जो है आप देख ही रहे हो कि 2021 चल रहा है, तो 2008 से लेके 21 तक के बीच में इन सब जो हमें कीमतें दी हुई हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। तो अभी इन कीमतों में और बदलाव हो चुके हैं, पर हम इस तालिका के हिसाब से आगे कुछ सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क सवाल है, किस देश के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? तो हमने देखा कि जो इंग्लैंड के पैसे हैं यानी कि पाउंड, उसकी भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। अब है अगला सवाल, मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में $10 भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपए का उपयोग किया। मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? तो अब हमें देखना है कि मिथुन के जो अंकल हैं उन्होंने उसे $10 से यानी कि डॉलर भेजे हैं। तो अब हमें सबसे पहले उसके भारतीय पैसों की वो कीमत निकालनी होगी। तो $1 जो है वो 39 रुपए 70 पैसे के बराबर है। तो $10 बराबर होगा 39 गुना 70 पैसे गुना में 10। तो इसका मतलब हुआ $10 बराबर हो गए 397 रुपए। अब कहा है कि मिथुन ने क्या करा है, 350 रुपए स्कूल की यात्रा के लिए दिए। तो 397 घटा में 350, तो बराबर उसके पास पैसे बचे 47 रुपए। तो यानी कि मिथुन के पास 47 रुपए बचे। अब अगला सवाल है, मजीद के पिताजी UAE में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अब
अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं। वह 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसकी ज़्यादा भारतीय रुपए मिलती है? अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें दिरहम और श्रीलंकन दोनों को भारतीय रुपए में बदलना होगा। तो सबसे पहले मजीद के पिताजी की तनख्वाह पता करते हैं। तो एक दिरहम हमें पता है 10 रुपये 80 पैसे का है। तो 1000 दिरहम बराबर में होगा 1000 गुना 10.80 यानी कि 10,800 रुपये। तो मजीद के पिताजी की तनख्वाह है 10,800 रुपये। अब हम अरुण के पिताजी की तनख्वाह निकालेंगे, तो जो कि उनको मिल रही है 2000 श्रीलंकन। तो एक श्रीलंकन हमने तालिका में देखा 0.47 रुपए के बराबर है। तो 2000 श्रीलंकन बराबर होगा 2000 गुना 0.47 रुपए। तो जब हमने इसको हल किया तो अरुण के पिताजी की जो तनख्वाह है वो बनी 740 रुपए। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि मजीद के पिताजी की तनख्वाह ज़्यादा है अरुण के पिताजी से। अब हमें अगला सवाल है, लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि यह भारतीय रुपयों में कितने का होगा। अब हमने तालिका में देखा कि जो 1 युआन है वो हमारा 5 रुपये 50 पैसे के बराबर है और जो तोहफा है वो 30 युआन का है। तो 30 युआन कितने के बराबर हो जाएगा? 30 गुना 5.50 रुपये के बराबर होगा। तो जब हमने 30 को 5.50 रुपये से गुना किया तो जो उसकी युआन की भारतीय कीमत बनी वो बनी 165 रुपये। अब हमारा अगला सवाल है, आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वान चाहिए। तो 4 रुपए के कितने वान मिलेंगे और 400 रुपए के कितने मिलेंगे? तो हमें पता है कि एक वान जो है वो 0.04 रुपए का है। तो 100 वान कितने का होगा? 100 गुना में 0.04 के। तो बराबर हमने देखा कि 100 वान जो है वो 4 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए के उसको 100 वान मिलेंगे। अब हमें पूछा है कि 400 रुपए के कितने होंगे। तो जिस तरीके से देखो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 के लिए उसको 100 वान मिल रहे थे। तो अब उन्होंने 400 यानी कि 4 में 2 ज़ीरो बढ़ा दी है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम 1 में भी 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे। यानी कि अगर 4 के लिए हमें 100 वान मिल रहे हैं तो 400 के लिए हमें 10,000 वान मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे देखोगे अगर आप 4 रुपये और 400 में से 100 को वो गुना कर दिया गया है। तो हम जो हमने वान की संख्या निकाली उसमें भी हमने क्या करा, 100 को 100 से गुना कर दिया। तो हमारा इस सवाल का जवाब है कि 4 रुपए के उसको 100 वान मिलेंगे और 400 रुपए के उसको 10,000 वान मिलेंगे। अब है अगला सवाल, 508 रुपए को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? अब हमें तालिका में बताया कि एक हांगकांग डॉलर जो है वह 5 रुपए 10 पैसे के बराबर है। तो 508 रुपए में उसको कितने हांगकांग डॉलर मिलेंगे? तो हम क्या कर देंगे, 508 को 5.10 से भाग कर देंगे। और जब हमने ये भाग किया तो हमें संख्या मिली 99.60, यानी कि 508 रुपए में जो है उसे 99.60 हांगकांग डॉलर मिलेंगे। अब है हमारा दूसरा सवाल, किरण 200 रुपए लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुछ पैसों का पता लगाओ।
तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सही बिंदु लगाना है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया है साबुन, जिसकी कि एक मात्रा है, यानी कि एक साबुन लिया है, और कीमत हमें यहाँ पे दी है 1250। अब 1250 में हमें यहाँ पे संख्या लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमें बिंदु लगाना है जिससे कि साबुन की सही कीमत बन जाए। तो यहाँ पे आप देखने से ही कह सकते हो कि जो साबुन है वो 1250 रुपये का तो होगा नहीं, और ना ही वो 125 रुपये का होगा, क्योंकि एक साबुन है। तो एक साबुन की कीमत अगर हम अंदाजा भी लगाएं तो वो 12.50 पैसे का ही होगा, क्योंकि एक साबुन है तो वो इसी के आसपास उसकी कीमत होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बिंदु 12 के बाद लगाया है, जिससे कि कीमत बन गई 12.50 रुपये। फिर है हरा चना। तो हरा चना है जिसकी मात्रा है 1 किलो। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर 5 के बाद दशमलव लगाते हैं तो 5 रुपये कुछ कीमत बनेगी, और 5 रुपये में आपको भी पता है कि 1 किलो चना नहीं आएंगे। फिर अगर हम 5 जीरो के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारी संख्या बनेगी 50 रुपये, 50.25 रुपये। फिर अगर हम तीसरा यानी कि 2 के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारी जो संख्या है वो बनेगी 502.5 रुपये। अब हमने देखा कि 5 रुपये के भी चने नहीं आएंगे और 502 रुपये के भी चने नहीं आएंगे। तो यानी कि अगर हम 50 के बाद दशमलव लगाते हैं तो 50.25 रुपये हमारी संख्या बनेगी, और हम इसको ये मान सकते हैं कि हाँ चने इतने के आ सकते हैं। इसके बाद है तीसरा चाय, जिसमें कि हमें मात्रा दी है 250 ग्राम। अब यहाँ पे भी यही है कि आप दशमलव अगर 2 के बाद लगाते हो तो 2 रुपये की संख्या बनेगी। अगर आप 27 के बाद लगाते हो तो 27.25 रुपये की संख्या बनेगी। अगर आप 272 के बाद दशमलव लगाते हो तो 272.5 रुपये की संख्या बनेगी। तो हमने देखा कि इन तीनों संख्याओं में जो है 27.25 रुपये की संख्या जो है वो एक चाय यानी कि जिसकी मात्रा 250 ग्राम है वो संख्या सही रहेगी। तो यहाँ पे हम 0.27 के बाद लगाएंगे। इसके बाद है नारियल तेल। तो नारियल तेल हमें कहा है 1 लीटर। तो इसमें भी यही है, आपको पता है कि 6000 का तो नारियल तेल आएगा नहीं। फिर अगर हम 6 के बाद दशमलव लगाते हैं तो भी है कि 6 रुपये का तो आएगा नहीं। और अगर हम 6 और 2 जीरो के बाद दशमलव लगाते हैं तो भी आपको पता है कि 1 लीटर नारियल का तेल 600 का नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें 60 के बाद दशमलव लगाना है, जिससे कि बनेगी संख्या 60 रुपये। और इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पे संख्या दी हुई है, 4 संख्याएं दी हैं, जिसमें कि सबसे जो आसान तरीका है कि हमें बिंदु यानी कि दशमलव कहाँ लगाना है, तो वो आसान तरीका ये है कि कभी भी अगर हम संख्याओं को लिखते हैं या कोई हमें संख्या लिख के देता है और हमें दशमलव का पता करना है, तो हमें सिर्फ दशमलव के बाद की 2 संख्याएं ही लिखकर दी जाती है, या फिर हम दशमलव के बाद की 2 संख्याएं ही सिर्फ लिखते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हम सारी संख्याओं में पीछे से 2 संख्याओं को छोड़कर यानी कि दाहिनी तरफ से 2 संख्याओं को छोड़कर हम बिंदु यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी मान लीजिए आपको संख्याएं दी हैं और कहा है कि बिंदु लगाइए, तो आपको दाहिने तरफ से 2 संख्याओं को छोड़कर आप बिंदु लगा देंगे, जिससे कि आपकी सही संख्या बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका कुल यानी कि जोड़ करना है। तो जब हमने 12.50 रुपये जमा 50.25 रुपये जमा 27.25 रुपये और 60.00 रुपये को जोड़ा तो कुल जो संख्या बनी वो बनी 150 रुपये। अब हम आगे पढ़ते हैं, कौन सा शहर ठंडा है। तो यहाँ पे देखो 2 लोग हैं,
एक पहला कहता है, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। अब ये तो आपने भी सुना भी होगा, और जो हिमाचल प्रदेश गए हैं उन लोगों ने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है एक ठंडा शहर है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया है। अब है दूसरा, लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। अब देखो, जहाँ एक तरफ हिमाचल प्रदेश में ठंड के बारे में बात हो रही है, वहीं राजस्थान में गर्मियों के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब है आगे, 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब देखो यहाँ पे एक नक्शा बनाया है जिसमें कि 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे का तापमान दिया है। जैसे कि श्रीनगर का तापमान था 8.1 डिग्री सेल्सियस। फिर है जयपुर, जहाँ का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस था। फिर है मुंबई का 35.1 डिग्री सेल्सियस है। भोपाल का है 25.9 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता का है 26.6 डिग्री सेल्सियस। गुवाहाटी का है 24.8 डिग्री सेल्सियस। फिर है तिरुवनंतपुरम, जिसका है 33.5 डिग्री सेल्सियस। फिर है चेन्नई, जहाँ का तापमान है 29.9 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, इनसे जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने हैं जिन्हें कि हम साथ में मिलकर हल करेंगे। तो पहला सवाल है, किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था? उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी है? तो सबसे पहले तो आपको इस नक्शे में देख के बताना है कि 3 बजे किस जगह का तापमान सबसे ज़्यादा था। तो जब हमने देखा नक्शे में, तो मुंबई का जो तापमान है वो हमें सबसे ज़्यादा दिखा, जो कि 35.1 डिग्री सेल्सियस था। अब पूछा है कि उसी समय में कौन सी जगह सबसे ठंडी है। तो सबसे ठंडी का मतलब जहाँ का जिसका तापमान सबसे कम होगा वो जगह सबसे ठंडी होगी। तो जब हमने नक्शे में देखा तो श्रीनगर का तापमान 3 बजे सबसे कम था, जो कि 8.1 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब हुआ सबसे ठंडी जगह जो है वो श्रीनगर है। अब दूसरा सवाल है, मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है? तो इसका हम कैसे पता करेंगे? हम मुंबई के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को घटा देंगे, यानी कि 35.1 घटा में 8.1, तो 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, यानी कि मुंबई का जो तापमान है वो श्रीनगर के तापमान से 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अब है हमारा तीसरा सवाल, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? अब हमें देखो, जो तिरुवनंतपुरम का जो नक्शे में तापमान दिया है वो है 33.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पूछा है कि उसे 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना और तापमान उसको होगा, कितने तापमान की और ज़रूरत है? तो हम क्या करेंगे, 40.0 में से 33.5 को घटा कर देंगे, तो संख्या आई 6.5। तो यानी कि तिरुवनंतपुरम को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ना पड़ेगा। अब पूछा है, चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? तो हमें ये कैसे पता चलेगा? हम पहले नक्शे में देखेंगे कि चेन्नई का कितना तापमान है, तो वो है 29.9 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें देखना है कि कोलकाता का कितना
तापमान है, तो कोलकाता का तापमान है 26.6 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता करना है कि चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29.9 में से 26.6 को घटा कर देंगे। तो हमने देखा कि चेन्नई से कोलकाता का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। अब है 5वां सवाल। उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। अब अभी तो हमें पहला जो नक्शा है, यहाँ पे हमें शाम के 3 बजे का तापमान दिया गया था सभी शहरों का। अब हमें सभी शहरों के लिए उसी दिन में सुबह 3 बजे का तापमान दिया गया है इस तालिका में। अब इस तालिका को देखकर आपको इन 2 सवालों का जवाब देना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था। तो हम देखेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम तापमान में देखेंगे कि सबसे कम तापमान कितना है। तो हमने देखा कि जो सबसे कम तापमान है वो है 1.3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है कि ये कौन से शहर का है, तो ये है श्रीनगर का। तो यानी कि सुबह के 3 बजे श्रीनगर शहर का तापमान सबसे कम था। अब कल्पना करो कि तुम वहाँ हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। अब आपको क्या करना है, इस तापमान पे आपको महसूस करना है। आपको पता है कि इतना कम तापमान है, तो आप यहाँ पे बहुत ही ठंड होगी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी, आपने बहुत सारे कपड़े पहने होंगे, आप घरों से बाहर निकलने में भी आपको बहुत ठंड लगेगी, आप कहीं इतना ज़्यादा घूम नहीं पाओगे। तो आपको जिस तरीके का भी महसूस होता है, आप अपनी जिस तरीके से कल्पना कर सकते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। या फिर जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ, वहाँ पे आप बर्फ़ में हो तो आप बर्फ़ से वहाँ पे पुतले बना रहे हो। तो जो भी आपकी कल्पना होती है वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर है दूसरा सवाल, चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेन्नई का सुबह का तापमान देखेंगे। तो वह है 21.1 डिग्री सेल्सियस। अब हम शाम का तापमान देखेंगे चेन्नई का, तो वो है 29.9 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे, शाम के तापमान में से सुबह का तापमान घटा देंगे। तो जब हमने 29.9 डिग्री सेल्सियस में से 21.1 डिग्री सेल्सियस को घटाया, तो हमने देखा कि चेन्नई के सुबह के तापमान और शाम के तापमान में जो अंतर आया वो आया 8.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर। अब पूछा है भोपाल में, तो भोपाल में भी आपको क्या करना है, सुबह और शाम के तापमान में आपको अंतर बताना है। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि शाम का तापमान ज़्यादा है जो कि 25.9 डिग्री सेल्सियस है, और सुबह का तापमान कम जो कि 9.8 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने 25.9 डिग्री सेल्सियस में से 9.8 डिग्री सेल्सियस को घटा दिया। तो जिससे कि भोपाल के शाम और सुबह के तापमान में जो अंतर आया वो आया 16.1 डिग्री सेल्सियस का। अब यहाँ पे जो हमारा पाठ 10वां और 100वां भाग है वो ख़त्म होता है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार पाठ था। आप लोगों को भी पढ़ने में समझने में बहुत ही मज़ा आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसको दोबारा से दोहराइए, समझिए।